का हो देवता पितर लोग, कैसन बारू हो? बढ़िया मिजाज बानू। यस, DTI भागलपुर इज बैक अगेन। कल हमने दमदार पेडागोजी हिंदी के प्रश्नों को देखा था 15। आज 16 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्र। कहता है 16 नंबर, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई ऐसे वाक्यों का प्रयोग करती है। मतलब गलती तो नहीं है, त्रुटि नहीं है। तो मुझे सर्वनाम, आम कर्म, बहुत अच्छा लगता है क्रिया आदि, यानी सबका सारे दृष्टिकोण से बेहतर प्रयोग करना जानती है। लिंग, गई है ना, मैं थक गई, गया तो नहीं बोला, यानी लिंग भी बेहतरीन है। एक नंबर उत्तर होगा। यहाँ तो केवल सर्वनाम और केवल लिंग और केवल मैं वाले वाक्य, जबकि मुझे भी तो है। तो यहाँ तीनों विकल्प गलत, एक नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्त, भाषा। तो भाषा क्या है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, एक लिपि होती है। हाँ, तो नियमबद्ध व्यवस्था है। क्यों नहीं हमारा उत्तर होगा 3 नंबर। विद्यालय में ही सीखा जाता है, गलत ना। परिवेश से, परिवार में भी तो सीखा जाता है, नियम की जानकारी से निखरती है। सदैव व्याकरण के नियम का पालन, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। भाषा की विभिन्न छटाएं, विभिन्न रंगतें, विविध रूप में, अच्छा फॉर्मेट, जिल्द रंग बिरंगी तस्वीरें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। भाषा में वैविध्य, अभ्यास में वैविध्य पूर्णता, यानी हल्के अभ्यास और भारी अभ्यास, सरल और जटिल, विविध रूप में होना चाहिए। सही है। पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता। अब पाठों की संख्या में क्या, विषय वस्तु में विविधता को पहले समझते हैं। 4 नंबर कहता है विषय वस्तु की विविधता, अर्थात जो भी कंटेंट होंगे, जो भी थीम होंगे, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। अब एक जैसा दिया जाएगा थीम वगैरह, या कहानी दे दिया, फिर कविता दिया जाता है, हाँ, फिर कहानी वगैरह आता है, ये सब क्या है, रोचकता लाती है। विविधता होनी चाहिए, अभ्यास में विविधता, सही बात है। पाठों की संख्या से क्या लेना देना है? पाठ की संख्या, चैप्टर्स, यह कम महत्वपूर्ण है लेकिन कम। और 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग तो क्या है, बहुभाषिकता है। एक से अधिक भाषा यानी बहुभाषिकता, और बहुभाषिकता से क्या होगा, बच्चों में संज्ञान का, कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, निगेटिव वाली बात है यार। कक्षाई जटिलता, माने बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, लीजिए। एक से अधिक भाषा यानी बहुभाषिकता आपसे पूछा जा रहा है, मल्टीलिंग्विज्म, और यह क्या होता है, कॉग्निटिव को डेवलप करता है। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो कहता है एक्विजिशन और लर्निंग में क्या अंतर है? तो मेन अंतर क्या होता है यार, परिवेश का अंतर होता है। जो हम अपने इर्द गिर्द में, परिवार में, रिश्तेदार में सीखते हैं, वह अर्जन, बिना कोई औपचारिक प्रक्रिया, नियम कायदे कानून के बिना, यानी बिना फॉर्मल के, अर्थात नॉन फॉर्मल के तरीके से सीखते हैं, तो उसे अर्जन कहा जाता है, एक्विजिशन। और अधिगम जैसे विद्यालय में स्कूल ड्रेस पहनना, हाँ, घंटी लगी, अब यही विषय पढ़ाया जाएगा, तो नियम कायदे कानून, फॉर्मल लर्निंग है। कौन सा सही नहीं है? तो सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि मेन कारक है, मेन फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सही बात है जी। क्या होता है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन अधिगम को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा बनाती हैं। अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं, अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मदर टंग का निर्माण करता है। घर परिवार में बच्चा जो जानता है, सुनता है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, कभी नहीं लिया जाता यार, क्या मजाक चल रहा है? यही गलत है ना, और यही उत्तर हो जाएगा। भाषा अर्जन सहज रूप में, हाँ जी, सहज अभिव्यक्ति होती है, प्राकृतिक, नैसर्गिक, यानी स्वाभाविक होता है, नेचुरल। जबकि भाषा लर्निंग प्रयासपूर्ण होता है। स्कूलों में जो भी आप पढ़ते हैं, मम्मा कमर दुख, फिर भी बच्चा पढ़, हाँ,
भूख लगी है फिर भी पढ़ते हैं, जबरदस्ती प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट फुल होता है, 4 भी सही है। और जो गलत है तो 3 नंबर गलत है, और यही हमारा उत्तर होगा, नहीं पूछा जा रहा है। 3 इज द राइट आंसर। एक बहुभाषिक कक्षा जो मल्टीलैंग्वेज कक्षा है, क्लास है, आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यानी दो भाषा दिए गए हैं, उसमें अंतर विश्लेषण करना, अंतर का समान क्या है और अंतर क्या है, कम महत्वपूर्ण। तो चलिए यह भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बाल साहित्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग बिरंगी तस्वीरों से जोड़ता है, बच्चों में रोचकता लाता है, बहुत दमदार है, बहुत महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, लीजिए प्रिंट समृद्ध, एनरिच एनवायरनमेंट, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश, यह तो होगा। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील, जागरूक बनाना बच्चे को, 4 भी सही है, 1 इज द राइट आंसर। क्यों कम महत्वपूर्ण? छोटे बच्चों में विश्लेषण वाला लेवल थोड़े डेवलप हो जाता है जी, बात इतने को न है। उसमें समानता क्या है, अंतर क्या है, यह चीजें छोटे उम्र में इन चीज को नहीं किया जा सकता है ना, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। हाँ चलिए इसको देख लिया जाए। 22 प्राथमिक स्तर पर, यानी टुभुकिया बच्चा, हाँ जी, 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, प्राथमिक स्तर पर उसकी पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचना को स्थान दीजिएगा आप? हाँ, केवल कहानी अथवा कविताएं, केवल कहानी से भर दीजिएगा या फिर केवल कविताएं, नहीं, दोनों मिला जुला होना चाहिए। अथवा मतलब या होता है ना जी, विदेशी साहित्य, विदेश, यार बच्चा परिवेश की बातों को जान ही नहीं रहा। यस, 3 नंबर, कितनी बेहतरीन, परिवेश से जुड़ी हो, हाँ, जिनमें भाषा के अलग अलग छटाएं, अलग अलग रंगतें, अलग अलग रूपों में दिया गया हो, यानी उसके बच्चे के परिवेश से जोड़िए। एनसीएफ 2005 भी तो कहती है कि पाठ्य पुस्तकों को परिवेश से, बाह्य वातावरण से जोड़िए, बच्चे की दुनिया से जोड़िए, तभी तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को भी मूर्तता के साथ स्थानिक से वैश्विक को समझ लेगा। 3 नंबर बेस्ट वाला आपका उत्तर होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर, वैल्यूज, नैतिकता, गुणों पर आधारित हो। नहीं, 3 नंबर हमारा बेहतर होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? की क्षमता के अनुरूप लिखने। अच्छा जी, कहता है कौन सा द्वितीय भाषा, प्राथमिक भाषा किसी बच्चे की मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है, चाहे हिंदी ही हो जाए, द्वितीय भाषा आपका इंग्लिश आ जाएगा, या फिर कोई गैर हिंदी भाषी राज्य है तो उसके लिए द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में ले लेते हैं, ठीक। मातृभाषा के रूप में जैसे बंगाली, बंगला, और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लिए। तो क्या कर रहे हैं साहब, उद्देश्य क्या नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। पर्पस, बोलने की क्षमता का विकास, तो केवल बोलने की क्षमता का विकास करवाना, विभिन्न, वो तो बोलने की क्षमता का विकास करवाना मातृभाषा में सही होता है वो, मदर टंग। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता करना, यानी विभिन्न क्षेत्र विभिन्न संदर्भ में अपनी बात को कह सकना, वो मातृभाषा के साथ सही जाएगा। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना मतलब यह आपका सही, यह सही। द्वितीय भाषा को जो भाषा टीचिंग करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, कारण क्या है, बोलने की क्षमता को विकसित कर देना, विभिन्न संदर्भ में बच्चा कह सके बातों को, और दैनिक जीवन में जो है ना हिंदी को बोलने की क्षमता का विकास करना और नियम को कंठस्थ करना, यही तो उत्तर होगा जो गलत है अपना। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का मूल्यांकन इवैल्यूएशन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? मैंने बच्चा का लेना है आपको टेस्ट, तो किसे देंगे सबसे ज्यादा महत्व? ग्रामर को, स्ट्रक्चर को, नियम को, जो कि रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है? नहीं ना, तो गलत हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट कहता है सीखने की क्षमता का आकलन, यानी सीखने की क्षमता बच्चे में कितनी डेवलप हो पाई, इसका आकलन करेंगे आप, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपकी अधिगम लर्निंग, जो टीचिंग, जो आपने टीच किया, शिक्षण किया, वो बच्चे को बेहतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ, इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है, यही तो होता है मेन लक्ष्य। काव्य का सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता नहीं जी।
2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका? भाषा का बच्चे का एबिलिटी कहाँ तक डेवलप हो पाया, इसको कैसे आप जांचेंगे? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। संज्ञा को याद करना पड़ेगा ना, रटंत विद्या नहीं चलेगी। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। अच्छा देखिए, संदर्भ के अनुसार जोड़ा जा रहा है, संदर्भ के अनुसार। तो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। प्रयोग करते हुए यानी निहित किया जा रहा है। संज्ञा की परिभाषा, यहाँ तो सब में संज्ञा ही दिया गया है। तो खैर चलिए देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। परिभाषा रटंत विद्या गलत, हाँ जी ये, हाँ अब ठीक है। संज्ञा की परिभाषा लिखिए, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। आज तक आपने हमने संज्ञा को ऐसे कभी जान पाए हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब याद करना पड़ता है, और रट्टाफिकेशन वाली चीजें क्यों चलेंगी वाला उत्तर में। संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग आप करते हुए एक कहानी लिखिए। तब बच्चे को कहानी लिखवाइएंगे तो बेहतर ढंग से सीखेगा। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति ऑरल डेवलपमेंट करवाना है, ऑरली डेवलप करवाना है। तो विकास के लिए सबसे कम प्रभावी, नॉट सो इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। संवाद अदायगी यानी भूमिका निर्वाह करना, हाँ, रोल प्ले, ड्रामा, नाटक, मंचन, तो संवाद वगैरह, डायलॉग बुलवाना, तो अच्छी बात है, इससे भी विकसित होगा। अपने अच्छा व्याकरण आ गया ना, अपने अनुभवों का वर्णन करता है बच्चा, तो सृजनशील होता है, बातचीत करना, तो यह भी हमारा बेहतरीन होगा। 2 नंबर व्याकरण के कारण कटेगा, रटंत विद्या यही कम होगा, महत्वपूर्ण। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बच्चे सीखने, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कारक कहता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर। समृद्ध भाषिक परिवेश या तो दमदार है, भाषा के व्याकरणिक नियम, व्याकरण के नियम वगैरह। अब ये आपका, अब देखिए व्याकरण भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है ना, हाँ जी सबसे महत्वपूर्ण आपका, तो समृद्ध भाषिक परिवेश, तब तो उत्तर ही मिल चुका है, यानी रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे का परिवेश काफी बेहतरीन होना चाहिए, तभी तो भाषा का विकास बेहतरीन ढंग से होगा। पाठ्य पुस्तक, पाठ आधारित प्रश्नोत्तर, प्रश्न के उत्तर दिया गया है, उत्तर पे फोकस कर रहा है। प्रश्न होता तो सृजनात्मकता आती मूढ़मर्त महोदय का। चलिए 1 नंबर आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? हाँ, देह हाथ तोड़ देना चाहिए जी। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, अच्छी बात है। दृष्टिबाधित बच्चे हैं ना जी, हाँ ब्लाइंड बच्चे हैं, तो अधिक से अधिक ऑरली, बेहतरीन बात। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, पक्षपात, हाँ। इन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधि में शामिल नहीं करना चाहिए, क्यों? विभिन्न शामिल कीजिएगा विभिन्न एक्टिविटी में, तब तो बच्चा बेहतर सीखेगा। बोलते हैं नहीं करना चाहिए, मारिए मुँह आकर के, मुँह आकर के मुँह हुए में एकदम छड़ बाधे पाके डाल दे। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का, मैंने पाठ्य पुस्तक में लेसन कम होना चाहिए क्या मजाक चल रहा है यार। 1 नंबर का आप विकल्प बनाएंगे उत्तर, क्योंकि मौखिक भाषा का प्रयोग है ना। उसी प्रकार से आपका प्रश्न आता है सीडी प्लेयर वगैरह दृष्टिबाधित को। तो बहुभाषिकता क्या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, कभी भी रुकावट के रूप में, बाधा के रूप में नहीं लेना है, हिंड्रेंस के रूप में नहीं लेना है, अवॉइड नहीं करना। ये रिसोर्स है, एसेट्स है, सीखने का अंग है, संपत्ति के रूप में। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, नेगेटिव बातें, सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, गलत बात है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए मैंने हर वीडियो में आपको बोला हुआ है, बहुभाषिकता को ना, मल्टी लैंग्वेज को पॉजिटिव रूप में लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बच्चे विद्यालय आने से पहले तो क्या होता है, बच्चे प्री नॉलेज लेकर के आते हैं, हाँ बच्चे पूर्व अधिगम से लैस होकर के आते हैं। बच्चे भाषा के चारों कौशल पे पूर्ण अधिकार, कहता है पूर्ण अधिकार, यानी कोई गलती होती ही नहीं है, तो गलत होगा। पूर्ण अधिकार थोड़े होता है, नहीं तो बच्चा विद्यालय आया क्यों था?
अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था और व्यवहारिक कुशलता के साथ अपनी भाषा के अपने संदर्भ में जो उनकी भाषा है मातृभाषा, तो नियमबद्ध व्यवस्था के व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यस, बेहतरीन है। कोरी स्लेट यानी कोई ज्ञान ही नहीं होता है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। समर्थ होते हैं साहब, एबल होते हैं बच्चे। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। जो इज द राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।